गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम क्लास 8 में व्याकरण के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे पाठ का नाम है समासः अर्थात समास। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 10 समासः समास। तो सबसे पहले यहाँ पर समास का शाब्दिक अर्थ दिया गया है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। संक्षेप अर्थात छोटा रूप। ठीक है। आगे कहता है कि समसनम समास है। समसनम का अर्थ होता है संक्षेप करना ही समास है। अर्थात दो या दो से अधिक पदों का संक्षेप कर देना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। संक्षेप मतलब उनका छोटा रूप बना देना, लघु करना उनको, वो क्या कहलाता है? हमारा समास कहलाता है। उसके बाद हमें परिभाषा दी गई है समास की। कहता है कि दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्तियों का लोप करके एक पद बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो जैसा कि पहले बताया गया कि दो या दो से अधिक पदों को संक्षेप कर देना ही समास कहलाता है। तो ये संक्षेप कैसे करते हैं? जो दो या दो से अधिक पदों के बीच में विभक्तियां लगी होती हैं, उन विभक्तियों को लोप करके, लोप मतलब उनको हटा करके, ठीक है, तो हटा करके उनको एक पद बना देना ही क्या कहलाता है? समास कहलाएगा। जब दो या दो से अधिक पदों के बीच में आई भी हम विभक्तियों को हटा देंगे और उनका एक पद बना लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा छोटा रूप हो जाएगा। उन पदों का एक, दो या दो से अधिक पदों का एक पद बन जाएगा तो वो उनका संक्षेप हो जाएगा। ठीक है। और इसी संक्षेप को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, राज्य पुरुष, राज्य पुत्र है। तो यहाँ पर दो पद दिए गए हैं, राज्य मतलब राजा का और पुत्र है पुत्र। तो इन दोनों पदों के बीच में राज्य की जो षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, ठीक है, राज्य पद में षष्ठी विभक्ति लगी है जो इन दोनों पदों के बीच में है। तो जब इनका हम समास करेंगे तो इस षष्ठी विभक्ति का लोप कर देंगे, यानी कि इसको हटा देंगे, तो हमारा पद बन जाएगा राजपुत्र है, जिसका अर्थ क्या होगा? राजा का पुत्र। इसका अर्थ भी क्या है? राजा का पुत्र, और इसका अर्थ भी राजा का पुत्र। तो यहाँ पर दो पदों का हमने क्या बना दिया? एक पद बना दिया। कैसे बनाया? इनके बीच में जो विभक्ति आई थी राज्य की षष्ठी विभक्ति, तो उसका हमने क्या कर दिया? लोप कर दिया। ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के बीच में आई हुई विभक्तियों का लोप करके एक पद बनाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इसी प्रकार माता च पिता च, तो इनके बीच में, माता और पिता के बीच में जो प्रथमा विभक्ति आई है माता की, इसको हटा करके इन्होंने क्या कर दिया? दोनों में इकट्ठी प्रथमा का द्विवचन लगा दिया। क्या बन गया हमारा पद? मात पितृ। ठीक है, माता पितृ। तो ये हमारा क्या हो गया? संक्षेप रूप हो गया इसका। इसी को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। कहता है कि इस प्रकार समास में दो पद होते हैं, ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे हमारा ऊपर था ये राज्य पुत्र है, तो एक पूर्व पद होता, पूर्व मतलब पहले वाला पद, और एक बाद वाला जिसे हम क्या कहते हैं? उत्तर पद। प्रत्येक समास में क्या दो दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया, राज्य है हमारा क्या है? पूर्व पद है, और पुत्र है हमारा क्या है? उत्तर पद, यानी बाद वाला पद। इन दोनों पदों को मिलाकर एक नया समस्त पद बन गया, और यही जो समस्त पद है, नया जो पद बनता है, वही क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। ठीक है। इन दोनों पदों को मिलाकर जो एक नया समस्त पद बना है, उसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उसके बाद आता है विग्रह। विग्रह किसे कहते हैं? विग्रह मतलब जब हम समास करते हैं तो क्या करते हैं? दो या दो से अधिक पदों के बीच में आई विभक्ति का लोप करके एक नया पद बनाते हैं। और विग्रह में क्या होगा? उसको उल्टा होगा। जो हमारा नया पद बना है उसको पुनः दोबारा से उसमें विभक्ति लगाकर उसके दो अलग अलग या दो से अधिक अलग अलग पद बनाना ही विग्रह कहलाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया कि जब समास के शब्दों को अलग अलग करके उनमें पुनः, ठीक है, पुनः मतलब दोबारा विभक्ति लगा देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, राजपुत्र है। तो राजपुत्र हमारा कैसे बना था? राज्य है पुत्र है। इन दोनों पदों के बीच की विभक्ति को हटाकर हमने क्या बनाया था? राजपुत्र है। तो फिर दोबारा से राजपुत्र की जो हमने विभक्ति हटाई थी राजपुत्र शब्द बनाते समय, उन विभक्तियों को दोबारा लगाकर जो हम दो अलग अलग पद बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? विग्रह। जैसे यहाँ पर राजपुत्र एक समस्त पद यानी समास है, और राज्य पुत्र है, इसका क्या है? विग्रह है। ठीक है। तो इस यहाँ पर क्या हुआ है? जो राजपुत्र शब्द बनाते समय हमने
इसकी विभक्तियों का लोप किया था षष्ठी विभक्ति का राज्ञ की, उस षष्ठी विभक्ति को पुनः लगा करके पुनः दोबारा से अलग अलग वही पद बनाना, वो क्या कहलाएगा, हमारा समास कहलाएगा। ठीक है, सॉरी, विग्रह कहलाएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया, समस्त पद क्या हमारा राजपुत्र है, फिर इसका विग्रह क्या हो जाएगा, हमारा राज्ञ पुत्र है। ठीक है, अगर हमसे विग्रह दे करके समास पूछे तो आपको देगा ये राज्ञ पुत्र देगा विग्रह, फिर इसका समास पूछेगा तो यह समास हो जाएगा आपका राजपुत्र है। अगर आपसे समास शब्द दे करके विग्रह पूछे, जैसे आपसे पूछा गया राजपुत्र का विग्रह कीजिए, तो फिर आपको क्या करना है, वहाँ पर राज्ञ पुत्र है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है, हमारा राजा का पुत्र। उसके बाद क्या दिया गया, समास के प्रकार। ठीक है, समास के प्रकार कितने होते हैं, समास मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, जिसमें क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि 2 पद होते हैं प्रत्येक समास में, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, तो जो हमारा अव्ययी भाव समास होता है उसमें कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद, यानी कि पूर्व वाले पद का ही अर्थ मुख्य होता है, प्रधान होता है। ठीक है, और जो तत्पुरुष समास अगला हमारा, उसमें क्या कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद, यानी बाद वाले पद का अर्थ प्रधान होता है, प्रधान मतलब मुख्य होता है। उसके बाद हमारा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, यानी कि न तो पूर्व वाला पद प्रधान होता और न ही उत्तर वाला। ठीक है, बल्कि कोई अन्य ही दूसरा ही पद प्रधान होता है इनके अलावा। और उसके बाद हमारा चौथा भेद द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, सभी पद मतलब दोनों पद, पूर्व वाला पद और उत्तर वाला पद, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक है, कहता है कि समास के इन भेदों के अतिरिक्त क्रमधारीय, यानी कि ये समास के 4 भेद तो होते हैं मुख्य रूप से, इसके अतिरिक्त भी क्रमधारीय समास होता है, द्विगु होता है, एक न्यास तत्पुरुष समास होता है, विभक्ति तत्पुरुष समास होता है, अलुक तत्पुरुष समास होता है, उपपद तत्पुरुष होता है, प्रादि तत्पुरुष होता है, गति तत्पुरुष। ठीक है, आदि तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं, यानी कि ये समास जो होते हैं इसके अलावा ये भी समास होते हैं, लेकिन ये किसके अंतर्गत आते हैं, तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं। ठीक है, ये सारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं, ये सारे उसी के उपभेद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अव्ययी भाव समास दिया गया है। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा था कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, और दूसरी इसकी क्या है व्याख्या, इस समास में पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है, ये इसका यानी कि जो इसका पूर्व पद प्रधान होता है वो क्या होता है, पूर्व पद एक अव्यय होता है। ठीक है, अव्यय के बारे में आपने पढ़ा हुआ, अव्यय क्या होते हैं, जिन शब्दों के लिंग वचन और विभक्ति परिवर्तित नहीं होती, वो क्या होते हैं, हमारे अव्यय पद होते हैं, जिनको हम उपसर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, तो जिस समास में पूर्व पद उपसर्ग होता है या अव्यय होता है और उसी पूर्व पद की उसमें क्या होती है, प्रधानता होती है, वो क्या होता है, हमारा अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, और समस्त पद अव्यय बन जाता है। उत्तर पद क्या होता है, कोई संज्ञा शब्द होता है, यानी कि जो बाद वाला पद होता है एक संज्ञा शब्द होता है, यानी कि कोई ना कोई नाम होता है वो। ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का वो नाम होता है, और जब हम उसका समास करते हैं तो समस्त पद यानी दोनों पद जुड़ने के बाद जो एक नया पद बनता है वो क्या हो जाता है, पूरा ही पद अव्यय बन जाता है। यानी कि इसमें जब इसका विग्रह होता है, जब इसके 2 अलग अलग पद होते हैं, या तो उसमें पूर्व वाला पद तो क्या होता है, अव्यय होता है, और उत्तर वाला पद क्या होता है, हमारा संज्ञा होता है। ठीक है, तो जब इन दोनों का इकट्ठा समास हो जाता है तो दोनों किसका रूप ले लेंगे, एक अव्यय का ही रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों क्या कहलाएंगे, अव्यय ही कहलाएंगे। तो उसके बाद कहता है जो प्रायः नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है, जो यानी कि जो अव्ययी भाव समास में जो समास बनेगा तो वो किस रूप में प्रयोग होगा, नपुंसक लिंग में, और एक वचन में ही उसका प्रयोग होता है, यानी कि जो पद बनेगा वो नपुंसक लिंग एक वचन का ही रूप बनेगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया उपकृष्णम, उपकृष्णम का अर्थ होता है कृष्णस्य समीपम, तो इसमें 2 पद हैं, कृष्णस्य और समीपम। ठीक है, तो जब हम इनका समास बनाएंगे तो कृष्णस्य और समीपम के बीच में आयु षष्ठी व्यक्ति को हटा करके हमारा एक ही पद बन जाएगा, क्या, उपकृष्णम। तो यहाँ पर हम इसके साथ एक अव्यय जोड़ देंगे कृष्ण के साथ,
कौन सा अव्यय जोड़ देंगे? उप। तो उप कृष्णम का अर्थ भी क्या हो जाएगा? कृष्ण के समीप। ठीक है। और आगे कहता है कि इस समस्त पद में पूर्व पद उप का अर्थ प्रधान है। पूर्व पद क्या है इसका? उप। ठीक है। उप का अर्थ क्या है इसमें? समीप। तो इस उप अवयव का अर्थ ही इसमें क्या है? प्रधान है, मुख्य है। और पूर्व पद क्या है हमारा? पूर्व पद उप अव्यय है, ये आपको पता है। उप क्या है? एक अव्यय यानी उपसर्ग है। और उत्तर पद हमारा जो कृष्ण है वो क्या है? एक संज्ञा शब्द है। ठीक है। और समस्त पद हमारा नपुंसक लिंग एक वचन है। जो ये उपकृष्णम शब्द है ये कैसा है? एक नपुंसक लिंग और एक वचन का रूप है। अतः यह क्या है? एक अव्ययी भाव समास है। ठीक है। यानी कि जो हमें दो पद दिए गए थे, कृष्णस्य समीपम, इन दोनों का समास क्या बनेगा? उपकृष्णम। तो इसमें जो पूर्व पद है वो उप है और वह क्या है? एक अव्यय है यानी कि उपसर्ग है, इसमें उसी की प्रधानता है। और जो ये उपकृष्णम शब्द बना है, समास बना है, ये कैसा है? नपुंसक लिंग एक वचन का है। उसके बाद कहता है अविभाव समास मुख्यतः मुख्य रूप से विभक्ति, सामीप्य, समृद्धि, वैरिद्धि, अर्थाभाव, अत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, योग्यता, यथा और आनुपूर्व्य, योगपद्य, सादृश्य, संप्रति, साकल्य तथा अंत अर्थों में प्रयोग होता है। यानी कि इस अविभाव समास का प्रयोग इन सभी जो यहाँ पर बताए गए इन सभी अर्थों में इसका प्रयोग होता है। आगे इनके एक एक करके इनके रूप दिए गए हैं, तो इनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा विभक्ति। विभक्ति जैसे आपको पता है कि हमारी जो विभक्ति होती है प्रथमा से सप्तमी तक, जो हमारी 7वीं विभक्ति होती है, उनके अंतर्गत इस अविभाव समास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया, विभक्ति अर्थ में अधि अव्यय या उपसर्ग का प्रयोग होता है। यानी कि जब हम विभक्ति अर्थ में अविभाव समास बनाएंगे तो उसके समास बनाते समय हम कौन से अवयव का प्रयोग करेंगे? अधि का। ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया हरौ इति, ये हमारा विग्रह है। हरौ इति का अर्थ होता है हरिमी। ठीक है। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति आई है यहाँ पर हरि शब्द में, तो इसका जब हम समास करेंगे तो हमारा शब्द क्या हो जाएगा? अधि हरि। तो इसमें केवल हम अधि अवयव जोड़ देंगे हरि शब्द के साथ। ठीक है। तो हमारा समास बन जाएगा अधि हरि। अधि हरि का अर्थ भी कहता है हरिमी। ठीक है। इसी प्रकार गोपेति, इसका समास हो जाएगा अधिगोपम। ठीक है। और आत्मनीति अधि आत्मनम या अध्यात्मम। गंगायामिति अधिगंगम, गंगा में। और गृहे इति, घर में, तो अधिगृहम। ठीक है। यानी कि विभक्ति के अर्थ में हम समास करते समय कौन से अवयव का प्रयोग करेंगे? अधि अवयव का प्रयोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद है हमारा समीप अर्थ में। जब हम समीप अर्थ में अविभाव समास बनाते हैं तो कौन से अवयव का प्रयोग उसके साथ प्रयोग करते हैं? उप अवयव का। उप का अर्थ क्या होता है? समीप। तो जैसे यहाँ पर है नगरस्य समीपम, नगर के पास, तो यहाँ पर जब इसका हम समास करेंगे तो नगर के साथ हम उप अवयव जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा हमारा समास? उपनगरम। ठीक है। इसी प्रकार गंगाया समीपम उपगंगम हो जाएगा। ग्रामस्य समीपम उपग्रामम, वनस्य समीपम उपवनम। ठीक है। और कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, गृहस्य समीपम उपगृहम। और गुरोः समीपम उपगुरु, वृक्षस्य समीपम उपवृक्षम। ये हमारे क्या हो जाएंगे? समीप अर्थ में अविभाव समास। ठीक है। तो ये आपने दोनों विग्रह भी याद करना आपने इसका। जैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है, समास देकर आपसे विग्रह पूछा जा सकता है। उपनगरम का विग्रह कीजिए, तो आपको लिखना है नगरस्य समीपम। ये आपसे विग्रह दे करके समास भी पूछा जा सकता है। जैसे नगरस्य समीपम का समास कीजिए, तो फिर आपको ये लिखना है उपनगरम। ठीक है। तो दोनों साइड से आपको याद करना, विग्रह भी याद करना और समास पद भी याद रखना आप। ठीक है। उसके बाद हमारा है अभाव अर्थ में। अभाव अर्थ में हमारा जो अवयव प्रयोग किया जाता है वो क्या है? निर। ठीक है। अभाव मतलब रहित के अर्थ में। जैसे यहाँ पर है निर्मक्षिकम। ठीक है। यहाँ पर
इसका अर्थ होता है, विग्रह होता है मक्षिका नाम अभाव, मक्खियों का अभाव। तो इस अभाव के अर्थ में जब हम समास बनाएंगे तो मक्षिका शब्द के साथ क्या जोड़ देंगे, निर अवयव का प्रयोग करेंगे, तो हमारा शब्द बन जाएगा निर्मक्षिकम। ठीक है। और इसी प्रकार फला नाम अभाव, फलों का अभाव, तो निष्फलम, निर के जो रै को फिर यहाँ पर स बन जाएगा, निष्फलम हो जाएगा। और जलस्य अभाव निर्जलम, इसी प्रकार मस्का नाम अभाव निर्मस्कम, और कंटका नाम अभाव निष्कंटकम, दोषानाम अभाव निर्दोषम, जना नाम अभाव निर्जनम, और विघ्न नाम अभाव निर्विघ्नम। ठीक है। उसके बाद हमारा पश्चात अर्थ में, पश्चात का अर्थ होता है पीछे। पश्चात के अर्थ में कौन से अवयव का प्रयोग करेंगे हम, अनु अवयव का, इसका अनु अव्यय का। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया शंभो पश्चात, शंभु के पीछे, तो इसका जब हम समास करेंगे तो शंभु शब्द के साथ क्या जोड़ देंगे, अनु अव्यय। तो यहाँ पर हमारा समास हो जाएगा अनुशंभु, अनुशंभु, जिसका अर्थ है शंभु के पीछे। इसी प्रकार वृक्षस्य पश्चात अनुवृक्षम। ठीक है। विष्णु पश्चात अनुविष्णु, और लोकस्य पश्चात अनुलोकम, रथस्य पश्चात अनुरथम, और हरेः पश्चात अनुहरि। ठीक है। उसके बाद हमारा योग्यता, योग्यता के अर्थ में भी अनु अवयव का प्रयोग किया जाता है। जैसे रूपस्य योग्यम अनुरूपम, क्या हो जाएगा हमारा अनुरूपम, गुणानाम योग्यम अनुगुणम, और वर्तस्य योग्यम अनुवर्तम, वर्त के योग्य अनुवर्तम। अगला हमारा यथा, यथा अंतिक्रमण अर्थ में, अंतिक्रमण अर्थ में यथा शब्द का यथि यानी यथा उपसर्ग या अवयव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अंतिक्रमण का अर्थ होता है उल्लंघन न करते हुए। ठीक है। जैसे कालम अंतिक्रम्य, काल का यानी समय का उल्लंघन न करते हुए। ठीक है। का समय का उल्लंघन न करके, तो यहाँ पर अंतिक्रम्य अर्थ में जब हम समास बनाएंगे तो कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे, यथा, तो हमारा समास हो जाएगा यथा कालम। ठीक है। और इसी प्रकार विधिम अंतिक्रम्य, विधि का उल्लंघन न करते हुए, भाग्य का उल्लंघन न करते हुए, तो क्या हो जाएगा हमारा समास यथा विधि, जिसका। उसके बाद हमारा धनम अंतिक्रम्य, धन का उल्लंघन न करते हुए, तो यथा धनम। ठीक है। इसी प्रकार क्या आगे संयम अंतिक्रम्य, समय का अतिक्रमण न करते हुए या समय का अतिक्रमण न करके, तो यथा संयम हो जाएगा। और गतिम अंतिक्रम्य का यथा गति, शक्तिम अंतिक्रम्य का यथा शक्ति, बलम अंतिक्रम्य का यथा बलम। ठीक है। उसके बाद हमारा विप्सा, विप्सा यानी कि आवृत्ति अर्थ में, आवृत्ति मतलब दोहराई, एक शब्द को दो बार कहना, द्विरुक्ति। तो इस अर्थ में जब हम समास करेंगे तो प्रति अव्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे दिनम दिनम प्रति, यहाँ पर दिन शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है, दिनम दिनम प्रति, तो इसका जब समास करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रति अवयव का आगे जोड़ देंगे प्रतिदिनम। ठीक है। अर्थम अर्थम प्रति, प्रति अर्थम, एकम एकम प्रति, प्रत्येकम, और गृहम गृहम प्रति, प्रतिगृहम। ठीक है। प्रत्येक घर में। आगे सादृश्य, समानता अर्थ में स का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इस अवयव का स अवयव का, जैसे हरे सादृश्यम, हरि के समान, तो क्या जोड़ देंगे हरि के साथ, स हरि, स अवयव हम जोड़ देंगे तो हमारा समास हो जाएगा स हरि। ठीक है। आगे आपका विष्णु हो सादृश्यम, स विष्णु। ठीक है। विष्णु के समान। आगे आपका अनुपूर्व्य, अनुपूर्व्य यानी कि कर्मशः अर्थ में, कर्म के अनुसार अर्थ में अनु शब्द का यानी अनु अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, ज्येष्ठ के कर्म से, तो इसका समास हो जाएगा अनुज्येष्ठम। ज्येष्ठ क्या होता है, बड़ा, बड़े के कर्म से। कनिष्ठस्य अनुपूर्वेण, छोटे के कर्म से, तो
क्या हो जाएगा, अनुकनिष्ठम। ठीक है। और इसके बाद है हमारा कर्मस्य अनुपूर्वेण, कर्म के अनुसार, तो अनुकर्मम, इसका समास हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा योग पद्य, योग पद्य का अर्थ क्या होता है, एक साथ होना। ठीक है। तो इसके लिए स अवयव का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा है चक्रेण युगपद, चक्र के साथ, तो स चक्रम, गर्वेण सह, स गर्वम, चित्रेण सहितम, स चित्रम, और जीवेन सह, स जीवम। तो एक साथ होने के अर्थ में, यानी कि योग पद्य के अर्थ में कौन से अवयव का प्रयोग करेंगे समास बनाते समय, स अवयव। स का अर्थ क्या होता है, के साथ। आगे आपका साकल्य, साकल्य यानी कि संपूर्णता के अर्थ में। संपूर्णता मतलब पूरे का ग्रहण करना। ठीक है, उसमें से कुछ भी ना छोड़ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए भी स अवयव का प्रयोग करेंगे। जैसे तृणमपि अपरित्यज्य, तिनके को भी न छोड़कर, तिनके को भी न छोड़कर। तो यहाँ पर इसका समास करते समय क्या करना, हमने स अवयव का प्रयोग करना, जिससे स तृणम, ये हमारा क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा इसका, तृणमपि अपरित्यज्य स तृणम। जब हम आपसे पूछा जाए कि स तृणम का विग्रह करें, तो फिर आपको लिखना है तृणम अपि अपरित्यज्य। ठीक है। तो इसका विग्रह और समास दोनों शब्द आपने याद रखने। आगे आपका मर्यादा, मर्यादा या अंत के अर्थ में। ठीक है, मर्यादा या अंत के अर्थ में हम स और अ, स और आ, इन दोनों अवयव का प्रयोग करते हैं, स का भी और आ का भी। जैसे हमारा पहला उदाहरण, अग्निम, अग्निग्रंथ पर्यंतम, अग्निग्रंथ तक, ये उसकी मर्यादा है, यानी कि अंत है उसका। अग्निग्रंथ तक आपने कोई पुस्तक पढ़नी है, तो उसका समास क्या हो जाएगा, साग्नि। ठीक है, अग्निग्रंथ तक। इसी प्रकार जीवन यावत, पूरा जीवन तक। ठीक है, यानी कि पूरे जीवन तक, जब तक वो जीवित है तब तक, तो इसका समास हो जाएगा आजीवनम, यानी कि पूरा जीवन। और इसी प्रकार मुक्तिम यावत, मुक्ति तक, जब तक मुक्ति नहीं होती है तब तक कोई काम करना है, तो क्या हो जाएगा इसका समास, आमुक्ति ही। ठीक है। तो ये थे आपके अविभाव समास के उदाहरण। इस अगला समास हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज आपने जो समास पढ़ा, इसमें से आपने अविभाव समास के उदाहरण याद करने। ठीक है, उनका विग्रह और समास दोनों तरफ से आपको याद रखने हैं। ये आपके 12 पॉइंट है, 12 पॉइंट में आपके जितने भी उदाहरण दिए गए हैं सभी को आपने याद करना। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।